नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे और गांधी युग से रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग गांधी जी के जन्म से लेकर गांधी जी की मृत्यु तक की जो भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तो उनको एकदम सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के नए नए वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं गांधी युग के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन की लेवल बढ़ती जाएंगी। तो बेसिक क्वेश्चन है एकदम, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर को पूरे विश्व भर में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी के माता का नाम था पुतलीबाई। और महात्मा गांधी के अगर पिता का नाम पूछ ले तो याद रखिए उनके पिता का नाम था करमचंद और महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो, ये कथन किसने कहा था? तो देखिए ये कथन है महात्मा गांधी जी के। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी का विवाह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1883 में महात्मा गांधी का विवाह हुआ था और महात्मा गांधी का जब विवाह हुआ था तब महात्मा गांधी केवल 13 वर्षों के थे। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हमने देखा फ्रेंड्स कि जब महात्मा गांधी का विवाह हुआ तब महात्मा गांधी केवल 13 वर्षों के थे, तो कस्तूरबा गांधी ये 14 वर्ष की थी जब उनका विवाह हुआ। तो महात्मा गांधी से 1 वर्ष बड़ी थी कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट देखिए, अभी महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? वकालत की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी 1888 में लंदन गए थे और 1891 तक महात्मा गांधी लंदन में रहे थे और 1891 में महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई पूरी कर 1891 में भारत आ गए थे और 2 वर्षों तक इन्होंने भारत में वकालत करी। 1893 में एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला इनके आग्रह पर उनका मुकदमा लड़ने हेतु महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये कारण था दक्षिण अफ्रीका जाने का। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को किस स्टेशन पर ट्रेन से अपमानित कर उतारा गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है गांधी जी के जीवन क्रम की। इसी घटना के बाद गांधी जी का जीवन पूरी तरीके से बदल चुका था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पीटरमारिट्सबर्ग। पीटरमारिट्सबर्ग इस स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित कर ट्रेन से उतार दिया गया था। तो घटना हुई क्या थी तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। महात्मा गांधी ये डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे और उस समय महात्मा गांधी के पास फर्स्ट क्लास डिब्बे का टिकट था और महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठे थे, परंतु दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के कारण उन्हें उस डब्बे से उतरने को कहा गया। अफ्रीका में रंगभेद की नीति उस समय चरम पर थी और इसी वजह से गांधी जी को अपमानित कर उस डब्बे से उतार दिया गया और इसी घटना की वजह से महात्मा गांधी ने रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज उठाने का निश्चय किया और कई वर्षों तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ लड़ते रहे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन से वर्तमान पत्र का प्रकाशन किया? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये चारों भी वर्तमान पत्र महात्मा गांधी के ही है, परंतु आपसे पूछा गया है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन सा वर्तमान पत्र शुरू किया? तो वो है ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा। द इंडियन ओपिनियन नामक वर्तमान पत्र दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। द इंडियन ओपिनियन नामक वर्तमान पत्र कब शुरू किया गया था? तो ये 1903 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आश्रम की स्थापना की? तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
फिनिक्स नामक आश्रम की दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने स्थापना करी? ये आप लोगों को पता नहीं होगा फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों को बस साबरमती आश्रम के बारे में पता है। पर दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थे उस समय उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी फिनिक्स नामक आश्रम की स्थापना करी थी। और इस आश्रम की स्थापना करी गई थी 1904 में। और ये कहाँ पर करी थी दक्षिण अफ्रीका में? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में इस आश्रम की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह का क्या मतलब होता है? तो देखिए, सत्य की राह पर बिना हिंसा करे लड़ना और निडर तरीके से अपनी मांगे पूरी करवाना, यह सत्याग्रह का अर्थ होता है। इस प्रकार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए लिखी थी। और ये कब लिखी गई थी? तो ईयर भी याद रखिए। यह पुस्तक 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई थी। पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। और गुजराती भाषा में लिखने के बाद महात्मा गांधी ने इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन किया था। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब लौटे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। महात्मा गांधी अब भारत लौट रहे, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। और 9 जनवरी को ही इस वजह से हर वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात में गांधी जी ने किस आश्रम की स्थापना की? तो ये आपको पता होगा, गुजरात में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी। और यह आश्रम अहमदाबाद के करीब है। और इस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1916 में करी थी। अगर आपसे पूछ ले अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस आश्रम की स्थापना करी थी, तो देखिए ऑप्शन बी फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने अफ्रीका में की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश सेना में भारतीयों को भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी को ब्रिटिश सेना में भारतीयों को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। और ये क्यों कहा गया? तो उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब गांधी जी भारत आए तो उस वक्त प्रथम महायुद्ध शुरू हो चुका था। और गांधी जी ने प्रथम अंग्रेजों को सहायता करने की नीति अपनाई और उसके बदले अंग्रेजों से अपनी मांगे मनवाने का प्रयास किया। तो इसी वजह से अंग्रेजों को युद्ध में सहयोग करने हेतु प्रथम महायुद्ध के दौरान भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने को कहा गया था गांधी जी द्वारा, ठीक है। और इसके बदले में ब्रिटिश महात्मा गांधी से खुश होकर महात्मा गांधी को उन्होंने केसर हिंद की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट देखिए, चंपारण के किस किसान नेता ने गांधी जी को अपने ऊपर हुए अत्याचारों की कहानी सुनाई और चंपारण आने को प्रेरित किया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उस किसान नेता का नाम है राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और देखिए, जब राजकुमार शुक्ला की मृत्यु हुई थी 1929 में, तब राजकुमार शुक्ला जिससे 25 वर्ष तक लड़ते रहे थे, तो उस अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम था एमन, तो उसने राजकुमार शुक्ला के श्राद्ध के लिए 300 रुपए भेजे थे और कहा था कि चंपारण के वे अकेले मर्द थे जो लड़ते रहे, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए राजकुमार शुक्ला के बारे में। नेक्स्ट देखिए, भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये चंपारण कहाँ पर है? तो ये चंपारण बिहार राज्य में है। और किसानों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने इस सत्याग्रह का प्रयोग किया था और यह सत्याग्रह सफल भी हुआ था। इस सत्याग्रह के बाद 25% का लगान किसानों को माफ कर दिया गया था और भारत में गांधी जी की यह पहली जीत साबित हुई। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी 1918 में। और जो ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है, तो ये उस समय का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1918 में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में किया था और उन पर हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु और उनकी मजदूरी बढ़ाने हेतु ये भूख हड़ताल की गई थी। और इस भूख हड़ताल का आंदोलन सफल भी हुआ फ्रेंड्स। इस भूख हड़ताल के बाद मजदूरों की मजदूरी में 35% की वृद्धि की गई। नेक्स्ट देखिए, अहमदाबाद भूख हड़ताल में गांधी जी की सहयोगी कौन थी?
तो ये जो अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए जो भूख हड़ताल की थी, तो उसमें महात्मा गांधी की सहयोगी थी अनुसुईया बेन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये अनुसुईया बेन ये अंबालाल साराभाई की बहन थी। और ये अंबालाल साराभाई कौन है फ्रेंड्स? तो अंबालाल साराभाई के जो बेटे हैं वो है विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है और ये उनके पिताजी है ये अंबालाल साराभाई और उनकी ही बहन थी ये अनुसुईया बेन। नेक्स्ट देखिए, अभी गुजरात के खेड़ा आंदोलन में गांधी जी ने क्या नारा दिया था? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, कर नहीं। ये नारा गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन में दिया था। तो देखिए ये नारा क्यों दिया था गांधी जी ने? गुजरात का खेड़ा जिला ये सूखे की चपेट में आ चुका था और इस वजह से किसानों का बहुत नुकसान हुआ और इसीलिए वहाँ के वासियों ने सरकार से कर न लेने का अनुरोध किया, परंतु अंग्रेजों ने वो मान्य नहीं किया। और उसके बाद गांधी जी ने ये किसानों का पक्ष रखते हुए यहाँ पर आंदोलन चलाया और इसी आंदोलन में गांधी जी ने कर नहीं ये नारा दिया। आखिर में ये आंदोलन सफल हुआ फ्रेंड और उसके बाद ब्रिटिशों ने उस वर्ष किसानों से कर नहीं लिया था। ठीक है, याद रखिए आप लोग। और इसी संघर्ष को खेड़ा संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, खेड़ा संघर्ष में महात्मा गांधी के सहयोगी कौन थे? तो खेड़ा संघर्ष में महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? तो देखिए रॉलेट एक्ट क्या था, पहले उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था और रॉलेट एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके विरुद्ध में कोई अपील कर सकता था, ना कोई दलील दे सकता था और न कोई उसके लिए वकील किया जा सकता था। तो ये अंग्रेजों का एक मनमानी कानून था और इस मनमानी कानून के खिलाफ ही गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल शुरू की थी 6 अप्रैल 1919 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि कब लौटाई थी? गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि 1919 में लौटाई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि क्यों लौटाई थी? तो देखिए 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने 1919 में अपनी ये उपाधि लौटा दी थी। ये जालियांवाला बाग में हुआ क्या था फ्रेंड्स कि देखिए जनरल डायर के आदेश से शांतिप्रिय तरीके से एकत्रित जनसैलाब पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और इस वजह से वहां पर उपस्थित निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह जो घटना हुई थी तो इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था और भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने के हेतु से महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो एक घटना हुई थी चौरी चौरा कांड, तो उस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। और ये घटना क्या थी तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर एक थाने को पुलिस थाने को आग लगा दी, तो जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। तो इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, 11 फरवरी 1922। नेक्स्ट देखिए, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? असहयोग आंदोलन स्थगित करने के कारण मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये गांधी जी से नाराज हो गए थे और उनके विचारों में मतभेद होने के कारण उन्होंने अलग से अपनी पार्टी यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये पार्टी की स्थापना करी थी 1923 में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इस पार्टी की स्थापना करने के पीछे का उनका एक ही हेतु था कि विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना और चुनाव जीतकर सरकार में प्रवेश करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गांधी दास समझौता कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद जो चित्तरंजन दास और गांधी जी में जो मतभेद हुआ था, तो उस मतभेद के बाद महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास में एक समझौता हुआ, तो वो समझौता हुआ था 1924 में। ठीक है, और ये गांधी दास समझौता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे? महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था उसके अध्यक्ष रहे थे। तो ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बेलगांव। नेक्स्ट देखिए,
साबरमती आश्रम से दांडी तक प्रसिद्ध दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? साबरमती आश्रम से दांडी तक का ये जो दांडी मार्च था ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और गांधी जी ने ये यात्रा अपने 79 समर्थकों के साथ शुरू की थी। नेक्स्ट देखिए, साबरमती आश्रम से दांडी गांव की दूरी कितनी थी? तो साबरमती आश्रम से दांडी गांव की दूरी थी 384 किलोमीटर, यानी कि 240 मील की ये दूरी थी। साबरमती से दांडी तक की यात्रा को कितने समय में पूरा किया गया? तो साबरमती से दांडी तक की जो यात्रा थी महात्मा गांधी की, तो वो 24 दिन में पूरी हुई, यानी कि 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर ये नमक का कानून तोड़ दिया था। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किससे की थी? गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी तो ये काफी व्यापक स्वरूप ले चुकी थी फ्रेंड्स। तो इस व्यापक आंदोलन की सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा के साथ तुलना करी। नेक्स्ट देखिए, किस नेता ने गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना श्री राम जी के लंका यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी उसकी तुलना श्री राम जी के लंका यात्रा से की थी। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने जब दांडी पहुंचकर ये नमक का कानून तोड़ा, उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और गांधी इरविन समझौता ये तो इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस गोलमेज परिषद में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज परिषद जो 1931 में हुआ था तो उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। परंतु दूसरे गोलमेज जो सम्मेलन हुआ तो वो असफल होने के कारण गांधी जी ने पुनः अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था 3 जनवरी 1932 को। नेक्स्ट देखिए, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था और यह हुआ था 26 सितंबर 1932 को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना 30 सितंबर 1932 के दिन की थी। और देखिए जो हरिजन ये शब्द है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो हरि शब्द का अर्थ होता है ईश्वर या भगवान और जन का अर्थ होता है लोग। तो महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। तो उनके साथ भेदभाव समाप्त करने के लिए गांधी जी ने हरिजन नाम उन्हें दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरिजन नामक वृत्तपत्र किसने शुरू किया था? तो हरिजन नामक जो वृत्तपत्र था तो महात्मा गांधी जी ने वो शुरू किया था और ये 1933 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नवजीवन ये साप्ताहिक किसने शुरू किया था? हरिजन नामक वृत्तपत्र के बारे में हमने देखा तो हरिजन के अलावा भी महात्मा गांधी ने 2 साप्ताहिक पेपर शुरू किए थे। तो उनका नाम है नवजीवन और दूसरे का नाम है यंग इंडिया। तो ये जो नवजीवन ये साप्ताहिक था तो ये गुजराती भाषा में था और ये जो यंग इंडिया ये न्यूज़पेपर था तो ये इंग्लिश में था। ठीक है, और ये गांधी जी द्वारा 1918 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे? 1 अक्टूबर 1940 में पावनार में शुरू किए गए व्यक्तिगत आंदोलन में भाग लेने वाले प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, प्रथम सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। तो प्रथम सत्याग्रही के बारे में पूछे तो आपको याद रखना है विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही के बारे में पूछे तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी जी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किसे दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक कहा था। और ये क्रिप्स मिशन क्या था और ये क्यों आया था, इसके पीछे का रीजन क्या था वो बताता हूँ मैं आपको। तो 1942 में द्वितीय महायुद्ध ये शुरू हो चुका था और अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत अंग्रेजों को इस युद्ध में मदद करे। इस वजह से भारतीयों को लालच देने हेतु क्रिप्स मिशन लाया गया था। परंतु पहले महायुद्ध में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों की काफ़ी मदद करी थी। उसके बदले में अंग्रेजों ने भारतीयों को निराश ही किया था। तो अब के बार जब ये द्वितीय महायुद्ध हुआ था तो इसमें भारतीयों ने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए
कि हम अंग्रेज़ों को मदद नहीं करेंगे। तो इस वजह से इस बार जो ये क्रिप्स मिशन लाया गया, तो इसका विरोध करते हुए गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक कहकर इस मिशन का विरोध किया। नेक्स्ट देखिए, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और इसे ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति ये भारत का अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ। इसके बाद अंग्रेज एकदम कमजोर पड़ गए थे। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रभक्त कहकर संबोधित किया था, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, शहीद दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है? 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को 3 गोलियां झाड़कर उनकी हत्या कर दी थी। तो इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये था हमारे वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन और आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे गांधी जी से रिलेटेड और गांधी युग से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामों में बनते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर करे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस तरीके के नए वीडियो में।